आज़ादी के बाद जब संविधान निर्माता हमारे देश का संविधान बना रहे थे ना, तो एक बात को लेकर आपस में ठन गई कि जिस देश का संविधान हम बना रहे हैं उसका नाम क्या होना चाहिए। डिबेट में मुख्य रूप से सेठ गोविंदास, कमलपति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे लीडर्स थे। कुछ का कहना था देश का नाम होना चाहिए भारत और कुछ का कहना था देश का नाम होना चाहिए इंडिया। इंडिया जो नाम है वो देखो दूसरे देशों में ज़्यादा फेमस था और भारत हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ था, तो एक बीच का सॉल्यूशन निकाला गया। आर्टिकल 1 में जो दिया हुआ है हमारे देश का नाम होगा भारत, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन देखो ये डिबेट आज़ादी के 75 साल बाद अब एक बार फिर से इमर्ज होकर आई है। रूलिंग गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है 18 से 22 सितंबर के बीच में। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद देश का नाम भारत कर दिया जाए और अभी देश को जो इंडिया के नाम से जाना जाता है ये वर्ड रिमूव कर दिया जाए। कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने G20 के मेंबर कंट्रीज को जो इनविटेशन भेजा है ना, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अभी इंडोनेशिया की यात्रा पर गए हैं ना, वहां पर भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और एक चीज, बेसिक संविधान में भारत और इंडिया का जिक्र है, अदरवाइज तो भारत के अनेकों नाम है जैसे हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारतखंड, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, ये सब इंडिया के नाम है। और भी काफी सारे हैं जैसे अल हिंद, तियानजू, होडू। लेकिन देखो सरकार अगर नाम चेंज करती है ना तो इतना आसान नहीं है। इसके लिए संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में साफ तौर पे लिखा हुआ है भारत, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स में जैसे आर्टिकल 52, आर्टिकल 77, इनको भी अमेंड करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो हर जगह इंडिया वर्ड को रिमूव करना पड़ेगा, भारत वर्ड को ऐड करना पड़ेगा। 2020 में वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास सिमिलर पिटीशन आई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था पिटिशनर के द्वारा कि भारत से जाना जाए हमारे देश को, इंडिया वर्ड रिमूव कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कि ऑलरेडी हमारे देश को भारत के नाम से जाना जाता है, तो आपकी पिटीशन में कोई दम नहीं है। देखना यह होगा कि इस इशू पर आगे क्या होता है। वैसे आपकी क्या ओपिनियन, क्या राय है, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या हमारे देश का नाम चेंज होना चाहिए या फिर जो सिचुएशन अभी है, जो स्टेटस अभी है, यही स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए। डेट आज की 6 सितंबर 2023 है। आपका एडिटोरियल डिस्कशन में स्वागत है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंच सेकुलर मॉडल और इंडियन सेकुलर मॉडल में क्या डिफरेंस है, फ्रेंच सेकुलरिज्म का जो मॉडल है उसको लेकर कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हो गई है, ग्राउंड वाटर से संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और ब्लैक ग्रेन डील से संबंधित एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फ्रांस के सेकुलरिज्म के मॉडल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो फ्रांस में जो सेकुलरिज्म का मॉडल है ना, इसे कहते हैं लेसिटी। ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, ये नाम है फ्रांस के सेकुलरिज्म के मॉडल का। इसका मतलब है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। कंप्लीट सेपरेशन, अभी आप डिटेल से जानोगे कैसे कंप्लीट सेपरेशन, लेकिन आपको मैं ना कंटेक्स्ट बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए फ्रांस ने सेकुलरिज्म का ये मॉडल क्यों अपनाया। बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह फ्रांस में भी चर्च के पास देखो बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी। चर्च के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई थी और चर्च के ऊपर आरोप लगते थे ऑपरेशन के। उनकी सोच ऐसी थी जैसे किसी ने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर दिया, बोल दिया धरती फ्लैट नहीं है, तो चर्च वाले बोलते थे कि आप जो बोल रहे हो आप रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहे हो, रिलीजियस जो सोच है, बिलीफ्स है, उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ऑपरेशन वाली प्रैक्टिसेस थी चर्च की। तो ना लोग काफ़ी दुखी हो गए थे चर्च से। तो इसी संदर्भ में ये मॉडल निकल के आया था कि सेपरेशन होना चाहिए। चर्च का काम सिर्फ रिलीजन से संबंधित होना चाहिए और गवर्नेंस से संबंधित चर्च का काम नहीं होना चाहिए। गवर्नेंस संबंधित जो काम है वो स्टेट अलग से करे, इसमें चर्च इंटरफेयर ना करे। तो ये कंटेक्स्ट है, किस कंटेक्स्ट में ये मॉडल निकल के आया कि सेपरेशन होना चाहिए चर्च और स्टेट के बीच में, क्योंकि चर्च को कुछ पता नहीं है गवर्नेंस के बारे में, वो गवर्नेंस में इंटरफेयर ना करे, बस वो अपने रिलीजन संबंधित मामलों को देखे, इससे ज़्यादा नहीं।
तो 19वीं सेंचुरी में ये वर्ड निकल के आया था लेसिटे। लेसिटे का मतलब होता है फॉर्मल सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड चर्च। स्टेट चर्च के काम में इंटरफेयर ना करे और चर्च स्टेट के काम में इंटरफेयर ना करे। जापान के संविधान का जो पहला आर्टिकल है ना, वो साफ तौर पे ये बोलता है, यहाँ पर नीचे देखिए, फर्स्ट आर्टिकल जापान का जो है वो बोलता है रिपब्लिक शैल बी इंडिविजिबल लेसिटे डेमोक्रेटिक एंड सोशल। तो लेसिटे का मतलब ये है कि सोशल स्फीयर में यानी पब्लिक में आपको जो भी रिलीजियस सिंबल्स देखने को मिलते हैं ना, उन्हें रिमूव कर दो। मतलब हर एक इंडिविजुअल को आज़ादी है किसी भी धर्म को मानने की, जो भी उसकी धार्मिक सोच है वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी वो धार्मिक सोच, अपनी वो प्रैक्टिस घर के अंदर रखे। जब वो पब्लिक में बाहर निकले तो उसे आज़ादी नहीं होगी धर्म को दिखाने की, धर्म को प्रैक्टिस करने की, धर्म को मानने की। जो कुछ उसे करना है घर के अंदर करना है। घर से बाहर आप सेकुलर वैल्यूज को प्रमोट करो, सेकुलर वैल्यूज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इनको प्रमोट करो, और रिलीजियस वैल्यूज को घर के अंदर रखो। आप अपनी मर्जी से जो प्रैक्टिस करना चाहते हो कर लो। लेसिटे का मकसद देखो एक ये भी था, लोगों में टॉलरेंस इंप्लांट करना और ये इंश्योर करना कि फ्रांस के सारे लोग आपस में घुले मिले। कैसे घुलेंगे मिलेंगे? क्योंकि देखो कोई किसी भी धर्म का पर्सन है, वो अपनी धार्मिक वैल्यू तो घर छोड़ के आया है, बाहर जब वो निकला है तो वो ये वैल्यूज लेके आया है, वो इन वैल्यूज में विश्वास रखता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो जब सारे ही पब्लिक स्फीयर में ऐसे लोग होंगे, पब्लिक में ऐसे लोग होंगे जो इन वैल्यूज में विश्वास रखेंगे, तो फिर सब में समानता होगी, सब एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे। ये सोच थी। इसके बाद देखो आर्टिकल में ना 3 डेट्स बताई जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो देखो वैसे ये फॉर्मल टर्म काफी लेट आया था लेसिटे, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ना चर्च की पावर काफी कम हो गई थी। उस समय ना चर्च के अगेंस्ट लंबा स्ट्रगल किया था एंटी क्लेरिकल रिपब्लिकन्स ने, तो जिसकी वजह से चर्च की पावर काफी कम हो गई थी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सेकुलर वैल्यूज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये इमर्ज होके आई। उसके बाद 1905 में ये कानून आया था, लॉ ऑफ 1905। इस कानून में लेसिटे जो वर्ड है ना, ये जो कंसेप्ट है, इसको साफ साफ स्थान मिला और बोला गया कि स्टेट रन सेकुलर स्कूल्स चलाए जाएंगे बजाय रिलीजियस स्कूल्स के। और उसके बाद 1989 में काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। 3 मुस्लिम गर्ल्स ने मिडिल स्कूल में अपना जो हेड स्कार्फ है वो हटाने से मना कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ फ्रांस की सरकार, फ्रांस का ये लेसिटे कंसेप्ट बोलता है कि आप रिलीजियस सिंबल्स को घर छोड़ के और रिलीजियस वैल्यूज़ को आप पब्लिक में नहीं शो कर सकते। अभी भी देखो यही कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। अभी हाल ही में फ्रांस की सरकार ने ये अनाउंस किया कि अबाया एक प्रकार से ये जो बुर्का होता है, इसको जो गर्ल्स हैं वो स्कूल में पहन के नहीं आ सकती। जो स्टेट रन स्कूल्स हैं वहाँ पे अबाया नहीं पहना जा सकता। अब इस पे कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। इसलिए अभी फ्रांस के सेकुलरिज्म के मॉडल पे बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं। और देखो ये यूपीएससी का ना फेवरेट टॉपिक है। मेंस में यूपीएससी कितनी बार सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। 2014 में क्वेश्चन पूछा था, फिर उसके बाद 18 में, उसके बाद 19 में। आपको ये क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करना है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। इसके बाद देखो हम ये डिस्कस करते हैं इंडिया और फ्रांस के सेकुलरिज्म के मॉडल में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दोनों देशों के सेकुलरिज्म के मॉडल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हमारे देश में तो आर्टिकल 25 गारंटी देता है हर एक नागरिक को कि आप अपना अपना जो धर्म है वो प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और आप पर्टिकुलर धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हो इस आधार पे कोई आपका प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, मारेगा पीटेगा नहीं। फ्रांस में भी ये आज़ादी है। नेक्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। रिलीजन के आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा। नौकरियों में, किसी दूसरी चीज़ में, एजुकेशन में, कॉलेजेस में, एडमिशन्स में कोई भेदभाव नहीं होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सभी धर्मों के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट न्यूट्रलिटी। ये चीज़ भी दोनों देशों के सेकुलरिज्म के मॉडल में है, हमारे देश में भी और फ्रांस में भी। स्टेट किसी धर्म को फेवर नहीं करता है। इवन हमारे देश में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, इस अमेंडमेंट के बाद जो सेकुलर वर्ड है वो संविधान के प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। दोनों देशों के सेकुलरिज्म के मॉडल में बोला गया है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हमारे देश में इसके लिए है आर्टिकल 29, और फ्रांस में भी कमिटमेंट है रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की।
इसके बाद सेकुलर एजुकेशन, दोनों देशों में जो स्टेट रन स्कूल्स है ना, वहाँ पे सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ना कि किसी धर्म से संबंधित। इसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों देशों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन देखो भारत में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे आप मन में आया कुछ भी नहीं बोल सकते, अगर किसी से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता हो, किसी की बात से मोरालिटी बिगड़ती हो, तो ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल दोगे। एक्सेप्शंस हैं कब आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लागू नहीं होगा। लेकिन फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोंग है। मैं आपको बताऊं क्या हुआ था। वहाँ पे ना एक स्कूल के टीचर ने ना एक कार्टून दिखा दिया था प्रोफेट मोहम्मद साहब का, और जबकि इस्लाम में विजुलाइज नहीं किया जा सकता उनको, तो उसके बाद ना एक टीनेजर, एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल के आसपास थी, उसने ना टीचर की हत्या कर दी कि आपने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून क्यों दिखाया। तो हत्या कर दी, तो काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला था कि टीचर ने जो किया उसमें कुछ गलत नहीं था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और सभी धर्मों को क्रिटिसाइज़ करने की आज़ादी है किसी के पास भी, वो अपने बिलीफ जो है किसी दूसरे धर्म के बारे में बता सकता है अपने हिसाब से। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये बोला, तो फिर टर्की, पाकिस्तान, ये सारे जो देश हैं ना जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, इन्होंने फ्रांस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट भी हुए थे, अगर आपको याद हो कि फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाला जाए। पाकिस्तान ने उस टीचर की वकालत की है जिस टीचर ने कार्टून दिखाया प्रोफेट मोहम्मद साहब का। तो पॉइंट ये है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोंग है। इसके बाद बात करें लीगल फ्रेमवर्क की, एक सेकेंड हटा देता हूँ ये, हाँ लीगल फ्रेमवर्क। दोनों देशों में ना लॉज एंड लीगल मैकेनिज्म है सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए। फ्रांस में 1905 में कानून आया था जिसमें चर्च और स्टेट के बीच में सेपरेशन के बारे में कहा गया है, और इंडिया में भी संविधान के अंदर ही जो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स हैं ना वो सम्माहित हैं, इंश्राइंड हैं। अब डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। फ्रेंच सेकुलरिज्म मॉडल और इंडियन सेकुलरिज्म मॉडल के बीच में क्या डिफरेंस है। इंडिया का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है ना, वो देखो बात करता है सर्वधर्म समभाव की, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो इंडिया के सेकुलरिज्म मॉडल की जो अप्रोच है ना, ज़्यादा एकोमोडेटिंग है कि पब्लिक लाइफ में आप सभी रिलीजन्स को साथ लेके चलो, सभी रिलीजन्स के प्रति रिस्पेक्ट का भाव है इंडिया के सेकुलरिज्म के मॉडल में। लेकिन फ्रांस में तो आपको पता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन, मतलब रिलीजन और पब्लिक लाइफ में कोई सेपरेशन होना ही नहीं चाहिए। देखो फ्रांस में ना आपको ना पॉलिटिशियंस अलग अलग धर्मों के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते कम दिखेंगे, मतलब ना के बराबर दिखेंगे। इंडिया में तो आपको पता है पॉलिटिशियंस अलग अलग धर्मों के इवेंट्स में जाते रहते हैं हिस्सा बनने के लिए, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट रिलीजियस सिंबल्स, हमारे देश में ना पब्लिक स्पेसिस में रिलीजियस सिंबल्स को अलाउ किया गया है। जैसे देखो सिख हैं, सिख टर्बन यानी पगड़ी पहन सकते हैं। इवन सिखों को यह भी आज़ादी दी गई है कि आपको हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है टू व्हीलर पर। लेकिन फ्रांस में जो रिलीजियस सिंबल्स है ना उनको पब्लिक स्पेस में एकोमोडेट नहीं किया गया है। वहाँ पे इस बात पे भी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी कि सिखों को बोला गया था कि आप पगड़ी के साथ में नेशनल आईडी में फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते, आप पब्लिक स्पेसिस में अपने ये सिंबल्स शो नहीं कर सकते, जैसे कृपान इत्यादि। नेक्स्ट है स्टेट फंडिंग ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इंडिया अलाउ करता है, स्टेट पैसे देता है अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, मंदिर को, मस्जिद को, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होती हैं। जैसे कुंभ मेला आयोजित हुआ, वहाँ पर भी स्टेट अपनी अरेंजमेंट्स करता है वो इवेंट्स अच्छे से करवाने के लिए। लेकिन फ्रांस ये सारे काम नहीं करता। फ्रांस तो आपको पता ही है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन, हम कोई फंडिंग नहीं देंगे, हमारा तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। नेक्स्ट रिलीजियस पर्सनल लॉज, हमारे देश में तो जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग से पर्सनल लॉज हैं, हिंदू के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए एक ही पर्सनल लॉज होने चाहिए, अभी तक है नहीं। फ्रांस में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब सेम प्रकार के कानून हैं, पर्सनल लॉज जो सब पे लागू होते हैं चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इंडिया में स्टेट न्यूट्रलिटी है, मतलब स्टेट जो है एंगेज करता है अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ में और उनकी कम्युनिटीज़ के साथ में। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, पॉलिटिशियंस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एंगेज करते हैं अलग अलग धर्मों की कम्युनिटीज़ के साथ।
लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है, वहां पर कंप्लीट सेपरेशन है। अब देखो फ्रांस का जो ये मॉडल है ना लेसिटे, इसके साथ में कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे देखो अब स्कूल में जाने वाली लड़कियों को बोलना कि आप अपना हेड स्कार्फ उतारिए, तो ये तो एक प्रकार से ना जो महिलाओं को राइट नहीं होता कि उनको अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का हक है, जिसकी बात अक्सर किया करते हैं चॉइस, उसके अगेंस्ट है। फ्रांस के स्कूल्स में वैसे स्कूल यूनिफॉर्म नहीं लगती है, लेकिन उनको हेड स्कार्फ ना पहनने देना ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है। तो कुछ कम्युनिटीज़ के लोग जैसे जो मुस्लिम्स हैं ना खास करके, वो ये बोलते हैं फ्रांस में कि देखो आप हमें अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोक रहे हो, तो बल्कि इससे एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस के जो राइट विंग वाले लोग हैं वो ये बोलते हैं कि लेसिटे को और स्ट्रॉन्ग ढंग से इंप्लीमेंट करना, इससे हम एक्सट्रीमिज्म को रोक सकते हैं। जबकि कुछ लोग एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि देखो आप रोक रहे हो, इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसी वजह से शायद एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि हमें हमारा रिलीजन प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है, हमारा ऑपरेशन हो रहा है। इसी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है वेपनाइजेशन ऑफ लेसिटे। इसको ना पॉलिटिशियन अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। जो फ्रांस में राइट विंग के लोग हैं वो बोलते हैं कि देखो मुस्लिम्स की संख्या इंक्रीज हो गई है, वो हर जगह अपना रिलीजियस सिंबल शो करते हैं, हमें लेसिटे को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और जो मुस्लिम्स के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं वो और डराते धमकाते हैं कि देखो तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये वेपनाइजेशन हो गया है लेसिटे का। नेक्स्ट, चेंज इन डेमोग्राफिक्स। अब फ्रांस में देखो डेमोग्राफी ना चेंज हो गई है। वहाँ पे ना नॉर्थ अफ्रीका में 1960s में बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, तो वहाँ से बहुत सारे इमिग्रेंट्स खास करके मुस्लिम्स फ्रांस में आ गए हैं। मुस्लिम्स की संख्या अच्छी खासी है क्रिश्चियंस के बाद वहाँ पे। तो इस वजह से टेंशंस पैदा हो जाती हैं जब लेसिटे के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, स्टैसी कमीशन रिकमेंडेशंस। स्टैसी कमीशन आया था, उसने ये रिकमेंड किया था कि जो भी रिलीजियस सिंबल्स वाली ड्रेस है ना, जैसे कैथोलिक ड्रेस, जूइश किपा, मुस्लिम हेड स्कार्फ, इनको ना पहनने दिया जाए पब्लिक स्पेसिस में। इसके बाद नेक्स्ट, इंक्रीज इन रेडिकलाइजेशन एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्टली जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो बल्कि रेडिकलाइजेशन फंडामेंटलिज्म और ज़्यादा बढ़ता है। अब फ्रांस को क्या सीखने की आवश्यकता है इंडियन सेकुलरिज्म से? सबसे पहले टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी। देखो भारत का फोकस टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी पे है, सभी धर्मों की कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलता है भारत। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है विभिन्न रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, ये चीज़ सीखनी चाहिए फ्रांस को इंडिया से। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। जैसे देखो इंडिया ना रिकॉग्नाइज करता है अलग अलग धर्मों का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे कल्चरल फैब्रिक में, उसी प्रकार से फ्रांस को भी ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए कि अलग अलग धर्मों के लोगों का कंट्रीब्यूशन है आपके देश के कल्चर को डेवलप करने में। नेक्स्ट, डायलॉग एंड एंगेजमेंट। फ्रांस को ज़्यादा इंक्लूसिव अप्रोच अपनानी चाहिए और रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। जब चर्चा चले इन कंसेप्ट से संबंधित, जैसे सेकुलरिज्म से संबंधित चर्चा चले, रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित चर्चा चले, तो रिलीजियस लीडर्स को भी इन्वॉल्व करो। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और ज़्यादा फुर्ती दिखाए फ्रांस की सरकार, और ज़्यादा कड़े कदम दिखाए। नेक्स्ट, स्टेट स्पोर्ट फॉर कल्चरल फेस्टिवल्स। इंडिया में देखो सरकार ना स्पोर्ट प्रोवाइड करती है कल्चरल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स के लिए, जैसे कुंभ मेला है। फ्रांस को भी कोई तरीका खोजना चाहिए कि फ्रांस भी मदद कर सके कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए। नेक्स्ट, बैलेंसिंग सेकुलरिज्म विद रिलीजियस फ्रीडम। फ्रांस की सरकार दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करे। एक तरफ सेकुलरिज्म का उनका मॉडल है जिसमें वो सेपरेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ रिलीजियस फ्रीडम कि कोई अपना धर्म प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहता है, जैसे अबाया इत्यादि, दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करे फ्रांस की सरकार। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक ग्रेन डील से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो कंटेस्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले इस डील के बारे में जानते हैं। ये ब्लैक ग्रेन डील थी क्या? देखो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया ना, तो इससे एक दिक्कत पैदा हो गई। दिक्कत ये, यूक्रेन और रशिया दोनों ऐसे देश जो व्हीट और दूसरे फूड ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अब दोनों आपस में युद्ध लड़ने लगे, दोनों का जो एक्सपोर्ट था फूड ग्रेन्स का वो कम हो गया, तो इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, खास करके व्हीट की। इवन पाकिस्तान जैसे देशों में
जो यूक्रेन से वीट इंपोर्ट कर रहे थे वहां पे वीट के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इजिप्ट को तो वीट इंडिया ने सप्लाई किया। तो इसी सिचुएशन से निपटने के लिए यूएन और टर्की आगे आए। इन दोनों ने रशिया को समझाया कि यार तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, यूक्रेन और रशिया तुम आपस में लड़ रहे हो, इसमें बेचारे गरीब देशों का क्या लेना देना। जहां पे फूड ग्रेन्स के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं वहां पे गरीब लोगों को फूड ग्रेन नहीं मिल पा रहा है महंगे दाम होने की वजह से, उनकी क्या गलती है। तो रशिया ने कहा कि हाँ हम बात तो समझ रहे हैं। तो ना इन सब के बीच में ना एक डील साइन हुई उस समय, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में ये डिसाइड हुआ कि यूक्रेन के ये पोर्ट्स, मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूं, यूक्रेन के ये जो पोर्ट्स हैं ना, यहां से अगर जहाज निकलेंगे, यहां से अगर शिप निकलेंगे और उस पर वीट या फिर दूसरा कोई फूड ग्रेन होगा तो उसको जाने दिया जाएगा। ये कॉरिडोर सा बन गया जिसकी लेंथ तो 310 नॉटिकल माइल्स और विड्थ 3 नॉटिकल माइल्स। तो ये से कॉरिडोर सा बन गया और रशिया ने बोला कि इस कॉरिडोर में आपको सेफ पैसेज दी जाएगी। अगर आपके यूक्रेन के शिप्स में फूड ग्रेन्स हैं तो उनको जाने दिया जाएगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा, लेकिन चेक जरूर किया जाएगा कहीं फूड ग्रेन्स की आड़ में वो आर्म्स तो नहीं कैरी कर रहे हैं। समझ गए। तो रशिया ने एक गारंटी दी जुलाई 2022 में। बदले में देखो रशिया ने यह भी कहा था कि आप ना हमारी कंडीशंस भी मानिए, यूक्रेन के शिप्स को जिसमें फूड ग्रेन है अगर उनको हम सेफ पैसेज दे रहे हैं तो आप हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ना, रशिया फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो सैंक्शंस भी हटाइए। वेस्ट ने कहा ठीक है, रशिया अपने फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट कर सकता है, इस मामले में रशिया को कोई नहीं रोकेगा। तो ये डील साइन हो गई जुलाई 2022 को। 2 बार इस डील को एक्सटेंड किया गया, लेकिन अल्टीमेटली ना इसी साल जुलाई में ना रशिया इस डील से बाहर आ गया। रीजन क्या? रशिया ने बोला कि देखो आपने ना सीधा सीधा रशिया के फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्ट करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन आपने दूसरे बहुत सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर लगा दिए हैं। पेमेंट प्लेटफॉर्म से संबंधित, इंश्योरेंस, शिपिंग हम यूज नहीं कर सकते, दूसरे लॉजिस्टिक, हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके सैंक्शंस की वजह से। तो नाम के लिए आपने बोल दिया कि रशिया फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन दूसरे जो आपने इतने सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर लगा रखे हैं इसकी वजह से हम तो फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, और यूक्रेन जो है वो धड़ाधड़ अपना फूड ग्रेन बेच रहा है। और जो दे रहा है यूक्रेन, आपने तो ये बोला था कि यूक्रेन गरीब देशों को देगा अपना फूड ग्रेन, लेकिन यूक्रेन से जितना फूड ग्रेन गया है अमीर देशों को गया है, या तो मिडिल इनकम कंट्रीज को गया है या फिर हाई इनकम कंट्रीज को गया है। तो आपने झूठ बोला कि हम गरीब देशों को फूड ग्रेन भेजेंगे। इसके जवाब में यूएन ये कहता है कि बात सच है, यूक्रेन से जो फूड ग्रेन गया है इस डील के अंतर्गत, ब्लैक सी जो ये डील है ना, इस डील के अंतर्गत यूक्रेन से जो अनाज भेजा गया है वो अमीर देशों को भेजा गया है। बट देखो इसका फायदा ये हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट में फूड के जो दाम है वो कम हो गए हैं, और इसका फायदा किसको होगा? गरीब देशों को होगा। तो ये हमने सारा मामला समझा। पूरा मैटर आखिरकार है क्या? अभी ना क्या हुआ, रशिया इस डील से जुलाई में बाहर आ गया था। उसके बाद रशिया ने यूक्रेन के इन पोर्ट्स पे हमला करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये फूड ग्रेन ना भेज सकें। पहले तो गारंटी थी रशिया की हम आपके उन शिप्स को कुछ नहीं कहेंगे जो फूड ग्रेन कैरी कर रहे हैं। बाद में जब रशिया इस डील से बाहर आ गया तो रशिया की गारंटी खत्म हो गई। रशिया ने यूक्रेन के पोर्ट्स पे हमला करना स्टार्ट कर दिया, यूक्रेन के पोर्ट्स पे ड्रोन से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पोर्ट्स पे जो वेयर हाउस थे जिसमें ये ग्रेन स्टोर करके रखा हुआ था उसको भी नुकसान पहुंचा यूक्रेन के अनुसार। तो अब जाके ना टर्की ने ये बोला, टर्की के राष्ट्रपति ने, कि मैं पुतिन से मिलूंगा और उनको कन्विंस करूंगा कि भैया प्लीज इस डील में आप वापस आ जाओ, ताकि फूड ग्रेन्स खाने की बात है यार, खाना दूसरे देशों को पहुंचाया जा सके, इसलिए आप इस डील में बाहर वापस आ जाओ। तो 4 सितंबर को दोनों की मीटिंग हुई थी, लेकिन रशिया अपनी मांगों पे अड़ा हुआ है। रशिया कहता है कि पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि रशिया भी अपना फूड ग्रेन और दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सके। जब तक हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम यूक्रेन को भी नहीं करने देंगे। ये बात फिर से पुतिन ने दोहराई है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ब्लैक ग्रेन डील इनिशिएटिव से संबंधित। चलते हैं आगे। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, हर एक देश का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है ना अलग है। किस देश में कैसी सरकमस्टांसिस थी, इतिहास में कल्चर कैसा है, सोशल कंटेक्स्ट कैसा है, उसके आधार पर किसी भी देश में ना सेकुलरिज्म का मॉडल इमर्ज होकर आता है। तो एक साइज हर जगह फिट नहीं होता, आप एक साइज को हर जगह फिट नहीं कर सकते, सेम मॉडल को आप हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो फ्रांस में
कुछ चीज़ें बढ़िया है फ्रांस के सेकुलरिज्म के मॉडल में, कुछ चीज़ें आप दूसरों के सेकुलरिज्म के मॉडल से सीख सकते हो, और सेम चीज़ इंडिया पर भी लागू होती है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्राउंड वाटर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो एक ना पेपर पब्लिश हुआ जिसमें बोला गया कि 2041 से लेकर 2080 के बीच में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन रेट जो है वो 3 गुना हो जाएगी। मतलब अब जिस रेट से ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, ये रेट 3 गुना हो जाएगा 2041 से लेकर 2080 के बीच में। ग्राउंड वाटर से संबंधित ना एक पुराना आर्टिकल है, उसके थ्रू हम इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं। देखो हमारे देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पूरे वर्ल्ड में 100% है, तो हमारे देश में सिर्फ 2.4% है। पूरे वर्ल्ड में जितना वाटर रिसोर्स है ना, हमारे देश में सिर्फ 4% वाटर रिसोर्स है जो हम कंज्यूम करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा यूजर है। जहां एक तरफ देखो देश की इकोनॉमी तेजी से एक्सपेंड हो रही है, देश की पॉपुलेशन भी एक्सपेंड हो रही है, इस वजह से ग्राउंड वाटर पर जो बर्डन है काफी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे देखो ग्राउंड वाटर जो है हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल बैकबोन है, और ज्यादातर जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी ग्राउंड वाटर ही होता है। इवन एग्रीकल्चर में जो पानी इस्तेमाल होता है 2/3 तो देखो ग्राउंड वाटर ही होता है। ग्राउंड वाटर इंडिया की वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2022 में यूएन वर्ल्ड वाटर डे जो था उसकी थीम भी यही थी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब सरकार भी देखो इस चीज़ को समझती है कि ग्राउंड वाटर इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सरकार ने बहुत सारे टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे ग्राउंड वाटर की जो रिडक्शन है, मतलब ग्राउंड वाटर को जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है नीचे से, इसकी एक्सट्रैक्शन को 70% से नीचे लेके जाना है। मतलब आज 100 यूनिट अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो इसे 70 तक लेके जाना है। डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स इस्टेब्लिश करने हैं सूटेबल लोकेशंस पे, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके अभी कहाँ पे कितना ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर की जांच के लिए, क्वालिटी की जांच के लिए भी पीरियोडिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक्वीफायर्स की मैपिंग होनी चाहिए, मतलब ग्राउंड वाटर जो एक्वीफायर्स में नीचे धरती के नीचे जहाँ पे पानी जमा होता है ना, उन एक्वीफायर्स की मैपिंग होनी चाहिए, ताकि अगर देखो पता होगा मान लीजिए ज़मीन है नीचे, ये एक्वीफायर है, इतना यहाँ पे पानी है, पता होगा कि इस लोकेशन पे एक्वीफायर में कितना पानी है, तो बेटर रेगुलेशन किया जा सकेगा। इंडस्ट्रीज को वहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकेंगी कि आप यहाँ पे ग्राउंड वाटर मत एक्सट्रैक्ट कीजिए। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करना। पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट देखो लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, ताकि लोकल जो कम्युनिटीज हैं, मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करें सरकार के साथ मिलके। अब सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और उसके कैसे परिणाम निकल के आ रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मई 2019 में जल शक्ति मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया, 2-3 मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके, ताकि ग्राउंड वाटर की डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से मैनेज किया जा सके। इसके अलावा जल शक्ति अभियान चलाया गया, ताकि जन शक्ति अभियान को, जन शक्ति मतलब लोगों की शक्ति को जल शक्ति में कन्वर्ट किया जा सके। अब देखो लोगों की शक्ति को जल की शक्ति में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे देखो अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएंगे, बारिश के पानी को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन फैलेगा, कम से कम पानी वेस्ट करने के लिए ऐसे एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे जो पानी को कंजर्व करने के लिए जरूरी हैं, तो फिर इन मेथड्स की सहायता से जो जन शक्ति है, लोगों की शक्ति है, उसे जल शक्ति में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनिशिएटिव्स और भी यूज किए गए हैं और भी लॉन्च किए गए हैं ग्राउंड वाटर को मैनेज और रेगुलेट करने के लिए, जैसे अटल भूजल योजना है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट है। अब इसमें क्या होता है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट में, इसमें देखो एक्वीफायर्स की मैपिंग होती है। जैसे पहले मैंने आपको बताया, डेटा इकट्ठा किया जाता है कहाँ पे कौन से एक्वीफायर में कितना पानी है, ताकि उसके बाद इंफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की जा सके। अब हमारे देश में देखो अभी तक टोटल 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जो एक्वीफायर मैपिंग है वो हो चुकी है, टोटल 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की होनी है। मार्च 2023 तक सभी एक्वीफायर्स की मैपिंग हो जाएगी और बाद में ये डेटा स्टेट्स के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ग्राउंड वाटर को मॉनिटरिंग करने के लिए 65,025 मॉनिटरिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें से 7,885 7,885 ऑटोमेटेड स्टेशन हैं। लक्ष्य ये है टोटल 84,000 मॉनिटरिंग स्टेशन से इस्टेब्लिश किए जाएं, जिसमें से
35,000 ऑटोमेटेड हों। समझ गए? इसके अलावा अलग अलग लोकेशन से सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि जो हैवी और ट्रेस मेटल्स हैं उनका अगर पानी में मिलावट है तो उसे भी चेक किया जा सके। मिलावट का मतलब वैसे किसी ने मिलाया नहीं है, नेचुरल मिलावट। समझ गए? अब देखो, डायनामिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट की जाएगी एनुअली और ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई है ताकि असेसमेंट का जो तरीका है, मेथोडोलॉजी है, उसे समय समय पर रिवाइज किया जा सके। लेटेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है ग्राउंड वाटर असेसमेंट के लिए, इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम, INGRES। देखो, ये सारे पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल में ना पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन में ना पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा सरकार ने क्या किया है, तो ये सब चीज़ें तब बतानी पड़ेंगी। और देखो, इनका अच्छा परिणाम भी सामने आया है। जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर यूनिट्स है ना, उनमें 3% की गिरावट देखने को मिली है और सेफ कैटेगरी की जो ग्राउंड वाटर यूनिट्स है ना, उसमें 4% का इजाफा देखने को मिला है। और रेफरेंस पॉइंट क्या है? 2017, यानी 2017 से लेकर अभी तक ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर यूनिट्स में 3% गिरावट आई है और सेफ कैटेगरी की जो यूनिट्स हैं उसमें 4% का इजाफा हुआ है। एनुअल एक्सट्रैक्शन भी ग्राउंड वाटर का कम हुआ है और ट्रेंड ये है 2017 के बाद से अभी तक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हर साल 3.25% कम हो जाता है, ऐसा राइटर का मानना है। और इसके लिए राइटर श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड वाटर गाइडलाइंस जो 2020 में आई थी। इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड बनाया गया था। अब इंडस्ट्रीज सोचती हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने से पहले क्योंकि उनको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। अब देखो, गवर्नमेंट के जो ये स्टेप्स हैं, उन्होंने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है हमारे देश में ओवरऑल ग्राउंड वाटर सिनेरियो को इंप्रूव करने के लिए। तो अब देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी देखने को मिल रहा है ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने में। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में अच्छा कोऑपरेशन है। लास्ट में तो राइटर यही बोलते हैं, ये देखो चलते रहना चाहिए क्योंकि जैसा शुरुआत में बताया गया, ग्राउंड वाटर इंडिया की वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे भी सरकार का लक्ष्य है जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 आते आते देश के सभी हाउस होल्ड्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना है और यह तभी मुमकिन है जब हम ग्राउंड वाटर को अननेसेसरली वेस्ट होने से रोकें, इसके एक्सट्रैक्शन को अच्छे से रेगुलेट करें। तो अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। देखो, यूपीएससी ने असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन अब पूछना स्टार्ट कर दिया है। ये यूपीएससी पहले पूछा करती थी 90s में, 2000 में, लेकिन अब वो कंसेप्ट इस साल के प्री में यूपीएससी फिर से लेके आ गई। यूपीएससी ना पहले ये क्वेश्चन भी पूछती थी, जैसे 1998 में मैप दे दिया और आपसे ये पूछ लिया कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज फॉर इरिगेशन कहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। वैसे तो पूछने का तरीका है मैप में दिखा के, क्योंकि देखो यूपीएससी सीधा स्टेट का नाम भी दे सकती थी, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर असम। बट यूपीएससी ने ना इसी क्वेश्चन में दो चीज़ें चेक कर ली। एक तो आपकी मैपिंग स्किल्स भी चेक कर ली कि आपको पता है कि नहीं पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। दूसरा, फिर बड़ा क्वेश्चन यूपीएससी ने ये पूछा सीधा सीधा कि आप ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बताइए। तो मैपिंग तो चेक कर ही ली यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में। अब ऐसे क्वेश्चंस ना फिर से पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा, आप तैयार रहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है थोड़ा कॉमन सेंस वगैरह लगा के। ये ऑप्शंस हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और मेंस का एक और क्वेश्चन आपको जो अटेम्प्ट करना है वो भी ग्राउंड वाटर से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए 250 वर्ड्स में। ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कल का जल्दी से रिवाइज कर लीजिए 2-3 मिनट में। हाई पावर कमेटी टू रिव्यू डीआरडीओ, डीआरडीओ की फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। फॉर्मर जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनकी अध्यक्षता में। कल हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था कि डीआरडीओ ने अच्छा काम नहीं किया जबकि इसरो ने अच्छा काम किया, ऐसा क्यों? कमेटी को देखो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पे ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। कैसे डीआरडीओ को रीस्ट्रक्चर किया जाए, डीआरडीओ और यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्रीज़ के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो, और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कफोर्स इंसेंटिव इस्टेब्लिश करना कि जिसने अच्छा काम किया है उसको इंसेंटिव, जिसने नहीं किया है उसको निकाल दो। एनआरआई फॉरेन कंसल्टेंट से इनका भी इस्तेमाल करो। एडमिनिस्ट्रेटिव, पर्सनल और फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करो और लेबोरेटरीज को स्ट्रीमलाइन करो। चैलेंजेस क्या क्या है डीआरडीओ में? गवर्नमेंट पीएसयू मॉडल है जबकि इसरो के पास ऑटोनमी है। डिफेंस एक्विजिशन में डीआरडीओ
अड़चन डालता है, फंडिंग सफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्शन आउटपुट बहुत कम है, और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। जो प्रोडक्ट डीआरडीओ के द्वारा डिलीवर किए गए वो भी अच्छे नहीं, और प्रोजेक्ट्स में काफ़ी डिले भी किया गया। वे फॉरवर्ड में एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी इस्टेब्लिश की जाए जिसमें ना सिर्फ साइंटिस्ट हों बल्कि मिलिट्री लीडर्स भी हों, ये डिसीजन ले ये बॉडी। प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, डीआरडीओ सिर्फ डेवलप करे, प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर करे। आर्म्ड फोर्सेस इंडोर्समेंट, आर्म्ड फोर्सेस क्लियर अपना विजन बताए डीआरडीओ को। फॉरेन जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए, जैसे डीआरडीओ और रशिया ने मिलके, रशिया की जो डिफेंस एजेंसी है मिलके ब्रह्मोस बनाया, सफल रहा। रिडंडेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको बंद कर दो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेसेस। आज के समय में देखो 50 लार्जेस्ट फर्म्स का जो सर्वे किया गया था, 2/3 फर्म्स में तो 20% से भी कम महिलाएं हैं, और महिलाएं कम मतलब लैक ऑफ डाइवर्सिटी, और ट्रांसजेंडर्स की संख्या भी काफ़ी कम मिली। जेंडर बायस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, स्टीरियोटाइपिंग 500 टॉप कंपनीज में, और मेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है प्रमोशन में। 10 में से 6 जॉब ऐसी हैं जहाँ पे मेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेरिजन टू मैन। जेंडर डाइवर्सिटी के फ़ायदा क्या होते हैं? इनोवेशन निकल के आती है, अबव एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है, डाइवर्स टीम्स ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, और महिलाओं का अगर लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। जेंडर इक्वालिटी अगर आती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। चैलेंजेस क्या क्या हैं? कल्चरल एटीट्यूड, जेंडर रोल्स, वर्क फैमिली के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। स्टीरियोटाइपिंग है कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। फाइनेंशियल सपोर्ट का लैक है, मतलब बैंक्स वगैरह वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कम लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं। पेंडेमिक के बाद तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में और भी कम हो गया। टॉप बिजनेस स्कूल्स में कम महिलाएं मिलेंगी, ये वे फॉरवर्ड है। जो एम्प्लॉयर हैं वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं महिलाओं को। सरकार भी जेंडर डाइवर्सिटी प्रमोट करे, केयर इकोनॉमी में प्रमोट करे सरकार, जो कि दोनों के लिए होने चाहिए। कल किसी ने अच्छा कमेंट किया, केयर इकोनॉमी दोनों के लिए होनी चाहिए ना, मेल और फीमेल के लिए। आज के समय में ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं केयर इकोनॉमी में, तो ये मेल भी ज़्यादा काम करें, ये इंश्योर करने की आवश्यकता है। कंक्लूजन में क्या कहा जा सकता है? जेंडर इक्वालिटी देखो बेसिक अधिकार है हर एक इंसान का कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। आप किसी सेक्शन को वंचित नहीं रख सकते उसके अधिकारों से। फिर आदित्य L1, ये आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था, लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाएगा। आदित्य L1 मिशन सन अर्थ के बीच में जितनी दूरी है उसका 1% दूरी तय करेगा। लैग्रेंज पॉइंट्स कितने हैं वो हमने डिस्कस किया। पर्पज़ क्या है, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर की जाएगी। सोलर विंड एक्सप्लोरेशन, सोलर वेदर इनसाइट्स, और जो टॉप लेयर है कोरोना सन का वो इतना गर्म क्यों है, ये सारे पॉइंट्स कल हमने डिस्कस किए थे। ऑलरेडी और काफ़ी सारे सोलर मिशंस हैं अलग अलग देशों के, जैसे ये है नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, ये सोलर कोरोना और सोलर विंड एक्सेलरेशन पे फोकस करता है। तो अच्छा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया था आदित्य L1 वाला। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।